Hello friend, here Pradeep Shokan. Warm welcome to all of you on our YouTube channel NEET Bioscience. आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है केमिकल काइनेटिक्स, जो +2 क्लास की 4th यूनिट है। इसका HBSC और CBSE बोर्ड में जो वेटेज है वो 4 मार्क्स का है और ये यूनिट IIT और नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले हम जो डिस्कस करते हैं वो हम करते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। इसके बारे में डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन। देखो केमिकल रिएक्शन होती क्या है, इसको हमें जो है जनरली समझना है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक चक्की मान लेते हैं। क्या मान लिया हमने, एक चक्की मान ली। ये यहां से क्या आता है, हमारे पास आटा आता है और इस हॉपर में हमने क्या डालना शुरू कर दिया, गेहूं डाल दिया। हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास चक्की खड़ी है, अब तक इसको नहीं चलाया है, तो हमने यहां पर क्या भर लिया, गेहूं भर लिया। जब हम चक्की को चला देते हैं मीन्स हमारा जो प्रोसेस है वो क्या हो चुका है, शुरू हो चुका है। तो धीरे धीरे यहां से क्या होता रहेगा, गेहूं की क्वांटिटी जो है क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी और यहां पर आटा जो स्टार्टिंग में 0 था वो क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हमें यहां पर क्या महसूस हुआ कि जैसे जैसे हमारे पास क्या होता है, टाइम स्पेंड होता चलता है, गेहूं की जो क्वांटिटी है, क्या है, गेहूं की जो क्वांटिटी है वो क्या होती चल रही है, डिक्रीज। और जो हमारे पास आटा है उसकी जो क्वांटिटी है वो क्या होती चल रही है, हमारे पास इंक्रीज होती चलती है। तो सेम कॉन्सेप्ट हम किसके अंदर लेके चलेंगे, हमारा केमिकल रिएक्शन के अंदर। केमिकल रिएक्शन हमारे पास क्या होती है, देखो जब हमारे पास 1 और मोर या 2 और मोर जो मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। कोलाइड करने के बाद अगर वो उनका कोलिजन क्या हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है, तो वो हमें कोई ना कोई क्या देते हैं, नए मॉलिक्यूल देते हैं। इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। मीन्स जो हमने स्टार्टिंग में मैटेरियल लिए थे वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, रिएक्टेंट दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ये केमिकल रिएक्शन को हम शो करते हैं। तो सबसे पहले मान लिया हमने क्या बताया है कि हमारे पास हमने ये 2 मॉलिक्यूल मान लिए। सपोज करो ये हमारे पास क्या है, ए और ये क्या है आपका बी। जब ये आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। क्या करेंगे, कोलाइड। जब मॉलिक्यूल मूव करते हैं तो सीधी सी बात है क्या होंगे, आपस में कोलाइड होंगे। कोलाइड होने के बाद यहां पर क्या हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, पहली तो हमारे पास क्या है, ये क्या है हमारे पास ए है और ये क्या है हमारा बी है। ये हमने मान के चल दिया। ये ए और बी आपस में क्या हो जाए, कोलाइड हो जाए और कोलाइड होने के बाद हमें क्या दे दे, कोई हमारे पास सी नाम का कोई नया मॉलिक्यूल दे दे। ये क्या हो सकता है, कोलाइड होने के बाद ये वापिस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में भी क्या हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं। तो मीन्स कहने का मतलब क्या होगा, जब हमारे पास हमारे 2 मॉलिक्यूल ए और बी आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, आफ्टर कोलिजन इफ दे विल बी कन्वर्टेड इनटू न्यू मॉलिक्यूल सी, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। और अगर ये वापिस अपने ओरिजिनल पोजीशन में चले जाते हैं तो हम इसको क्या नहीं बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन नहीं बोलेंगे। जो हमने स्टार्टिंग में मॉलिक्यूल लिए हैं, क्या लिए हमने स्टार्टिंग में मॉलिक्यूल, उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। एट लास्ट हमें जो अचीव होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास किसके बारे में है, केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो जो हमने पिछली क्लास में 11th क्लास में आपने स्टडी किया है, किसके बारे में स्टडी किया था आपने, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। किसके बारे में स्टडी किया है, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स ने आपको 2 चीजें एक केमिकल रिएक्शन के बारे में बताई। 2 चीजें क्या बताई आपने केमिकल रिएक्शन के बारे में बताई है। सबसे पहले उन्होंने जो वहां पर हमने देखा है, क्या है, फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। आप लोग इसको भली भांति जानते हैं कि आपने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आपने ये डेल्टा जी चेन जो है क्या देखा आपने, 0 से छोटा। इट मीन्स अगर किसी भी प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या हो, नेगेटिव हो, तो वो जो रिएक्शन है या वो प्रोसेस है वो क्या होगा, आपका फीजिबल होगा। दूसरा आपने वहां पर क्या स्टडी किया है, वहां पर आपने स्टडी किया है एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन।
एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में आपने क्या किया है, स्टडी किया है। ये आपको क्या बताता है, इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है वो आपको बताता है कि आपकी रिएक्शन कितनी परसेंट क्या हो चुकी है, आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हमें एक केमिकल रिएक्शन के बारे में यहां आप नोट कर लिए, अपने हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाएं, वही आपको समझ में आ सकते हैं। दूसरे बच्चे के लिखे हुए नोट्स आपको इजीली समझ में नहीं आएंगे, तो इसलिए आप जो बोर्ड पे लिखा जाता है उसको जरूर नोट करते रहें। तो अब हमने देखना है कि थर्मोडायनेमिक्स ने हमें किसके बारे में बता दिया, फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन की डेल्टा जी क्या होना चाहिए आपका, 0 से लेस देन होना चाहिए, मीन्स ये क्या होनी चाहिए, वैल्यू हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए। दूसरा हमें किसके बारे में बताया है, एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मीन आपको ये कौन बताता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अब हमें क्या महसूस हुआ कि अब जो रिएक्शन है वो कितनी स्पीड से होगी, क्या है, अब जो रिएक्शन है वो कितनी स्पीड से हो रही है, उसके लिए आपकी जो केमिस्ट्री की ब्रांच आई है वो कौन सी है, केमिकल काइनेटिक्स। अगर मैं यहां पर आपको बताऊं तो जो हमारे पास काइनेटिक का जो मीनिंग है वो क्या होता है, आपका काइनेसिस होता है। क्या होता है, काइनेसिस, जिसका आप मीनिंग देखोगे क्या होगा, मूवमेंट। तो यहां से आप समझ जाओगे कि जो केमिकल है वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मूव करेंगे तो सीधी बात आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, मीन्स वो क्या करेंगे, कोई ना कोई नई चीज दे रही, केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो मीन्स कहने का मतलब जो केमिकल की मूवमेंट है वो कितनी जल्दी मूवमेंट है उसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, किसके अंदर पढ़ेंगे हम, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट टर्म है इसी में की, रेट ऑफ रिएक्शन। पहला हमने किसके बारे में पढ़ना है, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। दूसरा क्या है हमारे पास, फैक्टर इन्फ्लुएंस रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर इन्फ्लुएंस रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म का मतलब भी हम समझेंगे क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ये आप किसके अंदर पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। तो हमें पता लगा कि हमें काइनेटिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें जो थर्मोडायनेमिक्स ने बताया है, थर्मोडायनेमिक्स ने हमें क्या बताया था कि आपकी जो रिएक्शन वो फिजिबल है या नहीं है, एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन बताया था। लेकिन कोई भी केमिकल रिएक्शन कितनी स्पीड से होती है वो हमें किसने नहीं बताया, थर्मोडायनेमिक्स ने नहीं बताया। तो उसके लिए हमारे पास जो ब्रांच है वो कौन सी है, केमिकल काइनेटिक्स। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे बेसिकली किसके बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, फैक्टर इन्फ्लुएंस रेट ऑफ रिएक्शन और एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो अब हमने ये देखना है कि जो थर्मोडायनेमिक्स ने आपको एक चीज बताई थी, क्या, कि डायमंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्रेफाइट। किसके अंदर कन्वर्ट हो सकता है, ग्रेफाइट के अंदर। लेकिन जब हमने देखा कि ये रिएक्शन इतनी टू स्लो है कि इसको कंप्लीट होने में बहुत ज्यादा क्या लगता है, टाइम लगता है, कि मतलब हमें ऐसा महसूस होने लग गया कि डायमंड किसके अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहा, ग्रेफाइट के अंदर नहीं हो रहा। तो इसके अंदर हमारे पास इसलिए यहां पर एक टाइटल दिया जाता है कि डायमंड इज फॉरएवर, मीन्स डायमंड ही रहेगा, वो ग्रेफाइट के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स ने हमें बताया था, केमिकल काइनेटिक्स किसके बारे में बताती है कि ये रिएक्शन बहुत ज्यादा क्या है, स्लो है। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है आपका, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या आपका रेट ऑफ रिएक्शन। इससे पहले हम जो डिस्कस करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे केमिकल जो आपकी रिएक्शन, हम ये देखते हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर भी कि कुछ तो रिएक्शन ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी हो जाती हैं, कुछ ऐसी रिएक्शन है जिसको कंप्लीट होने में क्या लगता है, बहुत ज्यादा टाइम। कुछ हमारे पास ऐसी रिएक्शन है जिसको ना तो कोई ज्यादा टाइम लगता ना कम टाइम लगता, वो बीच का टाइम लगता है। तो इसलिए हमने जो स्पीड ऑफ रिएक्शन के हिसाब से केमिकल रिएक्शन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे कौन से पार्ट में, फास्ट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है, फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन क्या होती है, फास्ट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है
जैसे ही आपने रिएक्टेंट को क्या किया, मिक्स किया, उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट आपको क्या मिल गया, प्रोडक्ट। तो मींस ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर आपने रिएक्टेंट मिक्स करते ही आपको क्या मिल जाए, जल्दी से प्रोडक्ट। और या जिसको कंप्लीट होने में आपका जो टाइम लगता है वो 10 की 12 सेकंड टू कितना लगता है, 10 की पावर माइनस 16 सेकंड। तो इस टाइप की जो रिएक्शन है उनको आप क्या बोलते हो, फास्ट रिएक्शन बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्या देखेंगे, कोई भी हमने रिएक्शन ली है, सिल्वर नाइट्रेट, ये हमने ले लिया सिल्वर नाइट्रेट, ये एक्वस फॉर्म में है, प्लस NaCl, ये भी एक्वस फॉर्म में है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू, इसके अंदर क्या होगा, दैट इज कन्वर्टेड इनटू, ये क्या हो जाएगा हमारे पास AgCl, इसके क्या बन जाएंगे आपके प्रेसिपिटेट। डाउन आपका सिंबल आपको पता है किसको दिखाता है, प्रेसिपिटेट को। और इसके प्रेसिपिटेट कैसे होंगे, वाइट प्रेसिपिटेट होंगे, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट आपका अलग। तो मीन्स इसके अंदर क्या है, ये रिएक्शन जैसे ही आपने रिएक्टेंट को मिक्स किया तो आपको क्या मिल जाते हैं, प्रोडक्ट मिल जाते हैं आपको। जैसे आप क्या करेंगे, एक बीकर के अंदर यहां पर क्या है, सपोज करो ऑलरेडी क्या है AgNO3, और इसके अंदर आप दूसरे बीकर के अंदर से, जिसके अंदर क्या है आपका NaCl है, इसको अगर क्या करेंगे आप यहां पर मिक्स करेंगे, तो यहां पर आपके क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट बनना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। ये जो प्रेसिपिटेट है, किसकी प्रेसिपिटेट है, AgCl। तो इस टाइप की जो रिएक्शन हमारे पास कौन सी रिएक्शन होती है, फास्ट रिएक्शन। तो यहां से हमने क्या देखा, यहां पर ये आयनिक हमारे पास कंपाउंड है, तो मींस यहां पर क्या होगा, फास्ट रिएक्शन के अंदर आयन की क्या होती है, मूवमेंट होती है, ट्रांसफर होते हैं। इसको आप जैसे डिसप्रोपोर्शन जो आपने रिएक्शन पढ़ी है 10th क्लास में, उसके अंदर क्या होते हैं, आयन जो आपका एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड के पास चले जाते हैं। तो मींस यहां पर क्या नहीं है, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेकेज ऑफ एनी बॉन्ड, यहां पर किसी भी बॉन्ड के ब्रेकेज होने की कोई भी क्या नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास फास्ट रिएक्शन के अंदर हमें क्या देखना है कि आपके बॉन्ड ब्रोकन नहीं होंगे, लेकिन क्या होंगे, आयन क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे वन कंपाउंड टू अनदर कंपाउंड। तो सेकंड टाइप के जो हमारे पास इसका जो रिएक्शन है वो कौन सी है, आपकी स्लो रिएक्शन। जो सेकंड टाइप है वो कौन सी है, स्लो रिएक्शन। मीन्स जो हमने फास्ट रिएक्शन पढ़ी है उसको हम लैबोरेटरी के अंदर इजीली क्या नहीं कर सकते, डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो स्लो रिएक्शन कौन सी होती है, वो रिएक्शन है जिसको कंप्लीट होने में क्या लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता हो, तो उनको आप क्या बोलोगे, स्लो रिएक्शन। इसका बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है, कौन सा आपका, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या देखा आपने, एक लोहे की छड़ देखी, आपको इसने ऐसे खुले में छोड़ दिया, धीरे धीरे यहां से एनवायरमेंट से ऑक्सीजन, वाटर वगैरह, एसिड वगैरह जो एनवायरमेंट में होते हैं वो आएंगे, इसके ऊपर रिएक्शन करेंगे, और यहां पर हमारे पास आयरन के ऊपर एक रस्ट लग जाता है, जिसका फार्मूला आपको पता है, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो इस प्रोसेस को आपको पता कोरोजन बोलते हैं। तो यहां पर हमने देखा ये प्रोसेस ऐसा नहीं कि जैसे आपने लोहे की छड़ को आज रखा और वो कल से ही क्या करना शुरू कर देगी, उसको रस्ट लगना शुरू कर देगी। इसको कंप्लीट होने में ये भी एक टाइप की केमिकल रिएक्शन है, जिसको हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। तो इसको भी कंप्लीट होने में क्या लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए तो इस टाइप के जो प्रोसेस हैं उनको आप क्या बोलोगे, स्लो केमिकल रिएक्शन। अब इसको हमारे पास लेबोरेटरी के अंदर हम इसको भी इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्या लगता है, आपका टाइम लगता है। थर्ड हमारे पास आता है आपका मॉडरेट रिएक्शन। थर्ड कौन सी टाइप है, मॉडरेट रिएक्शन। थर्ड जो आपकी टाइप होगी वो आपकी है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जिसको ना तो क्या हो, जिन रिएक्शन को कंप्लीट होने में ना तो बिल्कुल फास्ट होती हो, ना ही बिल्कुल स्लो होती हो, बीच का टाइम लगते हो, कुछ दिन या कुछ महीने लगते हो, इस टाइप की हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या रहेंगी, आपकी मॉडरेट रिएक्शन रहेगी। जैसे इसका एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है, अगर हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपने क्या ले लिया, कोई भी आप एस्टर ले सकते हैं, यहां पर मैं यहां पर ले रहा हूं CH3 डबल बॉन्ड O C2H5। आपने प्लसोमेन के बारे में पढ़ा हुआ, नेमिंग के बारे में, इट इज द इथाइल एसीटेट। प्लस में आपने यहां पर क्या डाल दिया,
NaOH. This reaction is converted into CH3 COO Na प्लस यहाँ पर क्या बन जाएगा C2H5OH. ये आपका क्या हो गया सोडियम एसीटेट और ये क्या हुआ आपका इथेनॉल. तो मीन्स इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए इसको आप क्या बोल रहे हो मॉडरेट रिएक्शन बोल रहे हो. तो अब हमने ये स्पीड के बेस पर हमने पता कर लिया कि केमिकल रिएक्शन आपकी कितनी टाइप की थी, 3 टाइप की है, फास्ट, स्लो एंड मॉडरेट. तो मॉडरेट ऐसी रिएक्शन होती है जिसको हम लेबोरेटरी के अंदर क्या करवा सकते हैं, कंडक्ट करवा सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को हम क्या कर सकते हैं नोट कर सकते हैं. तो अब हम जो डिस्कस करेंगे स्पीड को, जिसके बेस पर हमने केमिकल रिएक्शन को क्या किया है 3 पार्ट में डिवाइड किया था. भाई एक्चुअल में ये जो स्पीड है वो क्या है, ये रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास अभी वहां एड़ा कोनी तो जिस स्पीड के बेस पर हमने केमिकल रिएक्शन को डिवाइड किया था 3 पार्ट्स के अंदर, उस स्पीड के बारे में हम बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए रेट ऑफ रिएक्शन. अब हम इसको डिफाइन किस टाइप से कर सकते हैं. आपने देखा है केमिकल रिएक्शन जिसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्टेंट दैट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. या अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म अपनाएं, R ऑलवेज अप्लाई फॉर रिएक्टेंट एंड P फॉर प्रोडक्ट. मीन्स यहां पर रिएक्टेंट कन्वर्टेड हो गया आपके किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर. जैसे हमने वो गेहूं वाला एग्जांपल किया था, हमने वहां पर लिखा भी था कि गेहूं की जो कंसंट्रेशन है टाइम के साथ क्या कर रही है, डिक्रीज. गेहूं वहां पर क्या थी आपकी रिएक्टेंट थी. सेम केस जो आटे वाला था वहां पर क्या था, आटे की जो क्वांटिटी है विद टाइम क्या कर रही थी आपकी इंक्रीज कर रही थी. यहां पर जो आटा है वो क्या है आपका प्रोडक्ट है. तो मीन्स अब हमने जो रेट को डिफाइन करना है, किस टाइप से आप डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन में बी डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम. ये हम इस टाइप से क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे हम डिफाइन करेंगे. तो क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम इज नोन एज द रेट ऑफ रिएक्शन. क्या होगा ये, रेट ऑफ रिएक्शन. तो अब आप इसको अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, फिर हम इसको रब करेंगे. तो आगे हम चलते हैं कि जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है वो हम किस टाइप से सिंबॉलिक फॉर्म में हम लिखेंगे. सबसे पहले हम लिखते हैं, सपोज करो टाइम क्या है आपका 0, मींस आपकी यहां पर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई. तो उस टाइम पे जो R की कंसंट्रेशन है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज करते हैं, इट इज ऑलवेज यूज इन दिस यूनिट एज ए मोलर कंसंट्रेशन. मोलर कंसंट्रेशन क्या आपको यूनिट का पता ही है, मोल पर लीटर, जिसको आपने मोलरिटी आप बोलते हैं. तो यहां पर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो क्या होगी आपकी मैक्सिमम. क्यों, मीन्स रिएक्शन आपकी स्टार्ट नहीं हुई है, आपने जितने भी रिएक्टेंट क्लियर किए उनकी क्वांटिटी क्या होगी मैक्सिमम. क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे टाइम बीतता चलेगा कंसंट्रेशन क्या करती चलेगी, डिक्रीज. अब हम मान लिया हमने टी को टाइम ले लिया T1, मीन्स थोड़ा सा और टाइम 5 सेकंड हो गए रिएक्शन को चले हुए. तो उस टाइम पे हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है इट इज रिप्रेजेंटेड एज R1. सेम T2 यहां पर आपकी क्या हो जाएगी R. सेम केस यहां पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, जब आपका टाइम 0 है तो वहां पर जो कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी, क्योंकि जब आपकी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी होगी 0. और जब आपका T1 टाइम है तो वहां पर आपकी जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी T1. और जब आपका टाइम T2 है तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी आपकी T2. आपको पता है जब हम क्या निकालते हैं, चेंज निकालते हैं. क्या निकालते हैं, ऊपर वाले को मैं रद्द कर देता हूं. क्या निकालेंगे, सपोज करो हमारे पास 2 टाइम है, T1 T2. तो चेंज इन टाइम निकालो. सबसे पहले चेंज इन टाइम हमारे पास क्या होगा, फाइनल वैल्यू. चेंज का आपको पता, फाइनल वैल्यू माइनस का इनिशियल वैल्यू. फाइनल वैल्यू हमने टाइम ज्यादा है T2 और ये हमारे पास क्या हो गया T1. अब हम इसी टाइप से हम क्या निकालेंगे, डेल्टा R, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम टाइम T1 टू T2.
तो हम यहां पर क्या देखेंगे, फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या है R2 और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या हमारे पास R1। सेम हम देखेंगे चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट P, इसको आप किस टाइप से लिखेंगे P2 माइनस का P। ये क्या हो गया, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T2, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T1, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम T2, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम T1। तो अब आपको पता है कि जैसे जैसे हमारे पास टाइम बीतता चलता है, अगर मैं इसको ग्राफिकल अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखना चाहें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हो गया टाइम और यहां पर हमारे पास क्या हो गया कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब टाइम 0 था मैंने बताया था मैक्सिमम वैल्यू है, जैसे जैसे टाइम बीतता चलेगा क्या होती चलेगी, डिक्रीज होती चलेगी। ये आपने क्या लिख लिया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो अब आपने क्या देखना है कि जैसे जैसे हमारे पास सपोज करो ये क्या हो गया आपका टाइम T1 है और ये क्या हो गया आपका टाइम T2। तो यहां से आपने जब आपका टाइम कम है, यहां से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये वैल्यू आ गई टाइम T1, तो यहां पर आपकी वैल्यू कौन सी हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी कौन सी R1। और जब आपका टाइम T2 है तो यहां पर जो ये वैल्यू होगी रिएक्टेंट की जो कंसेंट्रेशन होगी यहां पर ये कंसेंट्रेशन आपकी कौन सी होगी R2। तो आपको पता है R2 की वैल्यू क्या है, कम है, और R1 की वैल्यू क्या है, ज्यादा। तो यहां से हम निकालेंगे डेल्टा R जो हमारे पास क्या आएगी आपकी नेगेटिव आएगी, क्या आएगी नेगेटिव। और जो डेल्टा P के केस में हम देखेंगे क्या है डेल्टा P। जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ये हमारे पास हम एक और ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। यहां पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमने क्या ले लिया, टाइम ले लिया, और यहां पर आपने क्या ले ली, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। आपने देखा था जब टाइम 0 था तो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन क्या थी 0। जैसे जैसे टाइम बढ़ता चलेगा तो यहां पर आपकी प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन क्या होती चलेगी, इंक्रीज। तो सेम यहां से हम देखेंगे ये T1 हो गया, ये क्या मान लिया हमने T2। जब T1 परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे दोनों एक्सिस पे तो ये हमारे पास होगी आपकी P1, और ये जो हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे दोनों एक्सिस पे, ये जो कंसेंट्रेशन आ गई हमारे पास कौन सी होगी P2। अब हम यहां से क्या नोट कर रहे हैं, P2 ज्यादा है एज कंपैरिजन टू P1, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी आपकी पॉजिटिव। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया कि आपने जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट एंड दिस इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। तो अब हमने क्या निकालना है, जो आपने रेट ऑफ रिएक्शन की जो डेफिनेशन दी थी वो क्या थी कि चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम। तो अब हम देखें रेट ऑफ रिएक्शन, मैं दोनों को अलग अलग टाइप से लिखूंगा। यहां पर चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम। अब हमने ये निकाली, अभी निकाला पीछे, ये वैल्यू हमारे पास कैसे आई थी आपकी नेगेटिव, और जो टाइम हमेशा आपको देखा दोनों में क्या है पॉजिटिव, तो ओवरऑल वैल्यू कैसी आएगी आपकी नेगेटिव। तो सबसे पहले आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन जो मैकेनिकल या हम कह सकते हैं जो फिजिक्स के अंदर हम पढ़े, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा किसके कंपैरिजन में चल रहा है, स्पीड के कंपैरिजन में। आपको पता है स्पीड क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो मींस एक नेगेटिव फैक्टर को हमने क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। तो नेगेटिव फैक्टर हमारे पास ये है, इसको अगर हम क्या करना है, इसको पॉजिटिव बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मींस ये क्या हो जाएगा डेल्टा आर, और ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा टी। सेम हमारे पास हमने क्या है रेट ऑफ रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, वो किस टाइप से हमने डिफाइन किया था, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम। ये वैल्यू कैसी है हमारे पास पॉजिटिव, ये भी कैसी है पॉजिटिव, तो ओवरऑल वैल्यू कैसी आई पॉजिटिव। तो मीन्स हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या गया पॉजिटिव, ये फैक्टर भी क्या हो गया पॉजिटिव। चाहे हम रिएक्टेंट से निकालें, चाहे हम किससे निकालें प्रोडक्ट से, हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन और जो केमिकल रिएक्शन का एक रेट ऑफ रिएक्शन है जो वो क्या नहीं हो सकता, अलग अलग नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हम इसको अगर ओवरऑल क्या कर दें, इसको मैं रब कर रहा हूं, अगर हम क्या करें इसको समराइज करें कि मतलब आप किस टाइप से इसको समराइज कर सकते हैं, तो देखें कि रेट ऑफ रिएक्शन इट कैन बी इक्वल, ये क्या है रेट ऑफ रिएक्शन
हमारे पास हमने अभी लिखा था रिएक्टेंट की फॉर्म में आपने ये देखा है, और प्रोडक्ट की फॉर्म में आपका क्या था, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है जी, तो आपने ये निकाला, यहां पर कंक्लूजन आया आपका क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन को आप इस टाइप से क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है जी, अब इसके बाद हमने क्या नोट करना है कि अब इसकी हम क्या देखेंगे, यूनिट देखेंगे। क्या देखेंगे, यूनिट। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारे पास ये कंसंट्रेशन है ये हमने किस में ले रखी है, मोलर कंसंट्रेशन। क्या है, मोलर कंसंट्रेशन। आपको पता है मोलर कंसंट्रेशन है तो क्या थी मोलरिटी की, मोल पर लीटर, और डिवाइड बाय टाइम हमने क्या मान लिया, सेकंड सपोज को, तो क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर मैं टाइम को क्या मान लू, मिनट ले लू, मोल पर लीटर, यहां पर क्या हो जाएगी हमारे पास मिनट, तो क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर पर मिनट। ये हमारे पास क्या है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी, अब हमने क्या देखना है कि अगर हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस की बजाय सॉलिड या लिक्विड है तो हमें यूनिट कौन सी लेनी है, ये। अगर हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है वो क्या आ जाए, गैस आ जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे हम एक रिएक्शन को लिख लेते हैं, यहां पर क्या है, नाइट्रोजन प्लस 3H2, 3 मोल हाइड्रोजन के, ये कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, 2NH3। अब मैं अगर तीनों देखूं इसमें तो क्या है, ये गैस है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया। अब अगर मेरे को इस टाइप की रिएक्शन की क्या निकालना हो, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट में लिखनी है, तो किस टाइप से हम लिखेंगे। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि आपकी जो मोलर कंसंट्रेशन, यहां पर मैं सपोज करो एक रिएक्टेंट को ही ले रहा हूं, ठीक है। तो अगर हम मोलर कंसंट्रेशन को किससे चेंज कर सकते हैं, तो मैं गैस के केस में एक आइडियल गैस मान के इनको एक आइडियल गैस इक्वेशन का यहां पर यूज करता हूं, nRT। यहां पर क्या है, ये P पार्शियल प्रेशर है, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, गैस कांस्टेंट, और ये टेम्परेचर। आपको पता है काइनेटिक्स के अंदर हमने क्या करना है, जो प्रॉपर्टी है कंसंट्रेशन को छोड़ के बाकी सभी प्रॉपर्टीज को हमने क्या मान के चलना है, कांस्टेंट करके चलना है। तो यहां पर आप निकालिए क्या होगा, ये प्रेशर है, डिवाइड बाय आप क्या कर दीजिए, RT इक्वल टू क्या आ जाएगा, M/Q। नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, इट इज क्या हो जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन। क्या होगा, ये मोलर कंसंट्रेशन। तो यहां से हमने क्या नोट किया, यहां से यहां पर मैं जो आपका मोलर कंसंट्रेशन है, क्या है, मोलर कंसंट्रेशन, आर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर हमने कांस्टेंट कर रखा, तो यहां पर हम कौन सा सिंबल यूज कर सकते हैं, तो मीन्स हमने क्या देखा कि मोलर कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। तो मीन्स जहां पर हमने किसका लिया था, जो हमने मोलर कंसंट्रेशन यूज की थी, वहां पर हम किसकी यूज करेंगे, प्रेशर, और प्रेशर की जो आप ऐसा यूनिट की बात करते हो दैट इज एटमॉस्फेयर। तो अब हम इस टाइप की जो रिएक्शन है, कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर आपको ये रिएक्शन दे दी जाती है और ये पूछ लिया जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट जो है क्या। तो यहां पर आपका जो कंसंट्रेशन के केस में आपने क्या लिया है, एटमॉस्फेयर, और टाइम का आपने सेकंड ले लिया, तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर पर। तो अब हमारे पास यूनिट जो है गैसियस फॉर्म के लिए क्या आ गई थी, एटमॉस्फेयर पर सेकंड, और गैस को छोड़ के वो क्या आ गई थी हमारे पास, मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है जी, यहां तक आपको समझ में आया। तो मैं थोड़ा सा इसको समअप कर लेता हूं कि हमने अब तक पढ़ा क्या क्या है। सबसे पहले हमने थर्मोडायनेमिक्स के जो एक्सपेक्ट हैं एक रिएक्शन के, उन्होंने बताए थे हमें कि आपकी जो रिएक्शन कौन सी फिजिबल होंगी, कौन सी नॉन फिजिबल होंगी। दूसरा उन्होंने बताया था कि एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होगा। स्पीड के लिए हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स आई थी, उस स्पीड को आपने क्या बोला है, रेट ऑफ रिएक्शन को। और अभी हमने किसको डिस्कस किया है, रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस किया है और उसकी यूनिट को डिस्कस किया है। अब हम आगे देखते हैं क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारा कितने टाइप का है, 2 टाइप्स का। कितने टाइप का है, 2 टाइप्स। तो हम डिस्कस करेंगे अभी कौन कौन से टाइप हैं। ये हमारे पास आ गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन। ये जनरली 2 टाइप का होता है। पहले को मैं डिस्कस कर लेता हूं,
ये हमारे पास क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ये क्या है कि सीधी बात है, डेफिनेशन तो किस वाली आनी है, रेट ऑफ रिएक्शन की, लेकिन एवरेज के लिए हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। क्या होगी इसकी डेफिनेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम। अब आप सोचोगे सेम ही बोल दिया, ओवर ए स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम। ये हमने इसके अंदर क्या किया, थोड़ा सा ऐड किया। तो अब क्या हो गया हमारे पास, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर हमें क्या बताना है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम ओवर ए स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम। कि कहने का मतलब हमने जो टाइम गैप है वो क्या नहीं लेना, बहुत ज्यादा लेके नहीं चलना है। ठीक है जी। तो अब हमारे पास एक ग्राफिकल, आपको ये रिप्रेजेंटेशन, जितना आप ग्राफ जो एग्जाम के अंदर ज्यादा शो करोगे आपको मार्क्स उतने अच्छे मिलेंगे। तो ये आपने देखा, ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की हम बात कर रहे हैं। ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमने इस साइड ले ली और यहां पर आपने क्या ले लिया, टाइम। यहां पर कुछ 5 सेकंड 10 सेकंड जो आपका, तो इस टाइप से जीरो पे हमने ये मान के चल गया ये। अब हमने क्या देखा है कि मान लिया मेरे पास ये टाइम कितना है, 10 सेकंड है, और ये कितना है, 30 सेकंड है। ये 20 हो गया, ये 40। तो मान लिया मेरे पास क्या है कि हमने ये, आपने डेफिनेशन को नोट कर लिया, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। क्या था आपका, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपने इसके अंदर क्या ले लिया, सपोज करो ग्राफिकल से T1 आपने 10 सेकंड ले लिया और T2 आपने कितना ले लिया, 30 सेकंड। ठीक है जी। यहां पर हमने क्या ले लिया, कंसंट्रेशन को भी हम मान लेते हैं। यहां पर क्या हो गया, 0.01, 0.02, यहां पर 0.03। आपको पता है ये सारी की सारी कंसंट्रेशन किसमें है, मोल पर लीटर में। ये हमारे पास 0.3 होगी, ये कितनी होगी, 0.04। ठीक है जी। जब हमने टाइम 10 सेकंड लिया है तो ये दोनों के बीच में है। जब हमने टाइम T1 लिया है तो हमारे पास वहां पर जो कंसंट्रेशन होगी R1 वो अप्रोक्सीमेट टू किसके बराबर होगी, 0.025। अब हमने 30 टाइम लिया है, ये इसकी बिल्कुल नजदीक है। तो अब हम टाइम T2 पे कितना देखेंगे, आपका जो ये 0.012 इसके करीब हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम क्या निकालेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होगा आपका, फाइनल वैल्यू माइनस का इनिशियल वैल्यू। आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 0.012 और आपने जो सब्ट्रैक्ट करना वो क्या, कौन सा करना है, 0.025। ठीक है जी। तो यहां से या यहां पर आप इसको लिख लीजिए 0.025। तो यहां से आपका कितना बचेगा, माइनस 0.013। क्या बचेगा आपका, 0.013। ये क्या है आपका चेंज इन कंसंट्रेशन। अब हमने निकाला चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम हमारे पास कितना हुआ, T2 30 माइनस 10 कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 सेकंड। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, क्या हो गया, माइनस का निशान पहले ही है, 0.013 आपने अभी पीछे देखा है, और यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 20। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 0.013 डिवाइड बाय 20। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 13 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय आपका क्या हो जाएगा, 20। ठीक है जी। अब आप इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, ये आपका जो एक 0 है ये, और यहां पर हम कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 4। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 6.5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर
तो मीन्स जो जहां पर हमने क्या कर दिया, कुछ रीजन को, कुछ टाइम को हमने क्या कर दिया, स्पेसिफाइड कर दिया। इस टाइम पे जब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, वो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वो कौन सा आएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या आएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और हमने क्या कर लिया इसमें साथ में कि एक्सपेरिमेंटल जो हम मेजरमेंट करते हैं किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन की, तो हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की क्या कर लिया, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट कर लिया, क्योंकि हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में हमने क्या किया है, ग्राफ प्लॉट किया है, और उस बेस पे हमने क्या निकाला, रेट ऑफ रिएक्शन। मीन्स ये जो ग्राफ आते हैं किससे आते हैं, आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से आते हैं। तो जो हमारे पास सेकंड जो हमारे पास टाइप है रेट ऑफ रिएक्शन की, अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है सेकंड जो हमारे पास टाइप है रेट ऑफ रिएक्शन की, तो हम जो हमारे पास जो सेकंड टाइप है इसकी वो हम डिस्कस करते हैं। जो रेट ऑफ रिएक्शन की सेकंड टाइप है वो कौन सी आपकी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमने सबसे पहले क्या देखना है कि आपने क्या करना है, कि लाइन ड्रा करनी है। क्या ड्रा करनी है आपने, एक लाइन ड्रा करनी है, मीन्स आपने ग्राफ प्लॉट करना है। ये हमारे पास इस साइड आपकी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, और इस साइड आपका क्या है, आपका टाइम है। तो आपने इस टाइप से इसको क्या कर दिया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपने केमिकल रिएक्शन की इस टाइप से। ठीक है जी। तो अब आपने क्या देखना है, ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई। हम अब बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट पर्टिकुलर टाइम। ये हमने इसके अंदर वर्ड जोड़ा है, क्या है, पर्टिकुलर टाइम। तो मीन्स हमने क्या कर लिया, ये हम जो इसका जो हम कंपैरिजन करके चलते हैं वो हम किससे कंपैरिजन करके चलेंगे। जैसे आपने एक मैकेनिकल के अंदर कह सकते हैं, फिजिक्स के अंदर आप देखते हैं कि आपकी गाड़ी जा रही है, आपने देखा है कि क्या है, स्पीड। आप क्या कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय क्या होगा, टाइम टेकन। ठीक है। तो आपने क्या देखना है कि आपने देखा स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया, और आपने क्या ले लिया, टाइम टेकन। तो जिस टाइप से हमारे पास आपने जो एवरेज आप स्पीड कब निकालते हैं, एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, आप सोचो 11 बजे आप अपने घर से चले हो, आप आधे घंटे के बाद आपने 50 किलोमीटर क्या कर लिया, डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो उसके अंदर जब आप उसकी क्या निकालते हो, स्पीड निकालते हो, तो आपको पता चला वो क्या है, 100 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो आपने स्पीड निकाली है, ये हमारे पास कौन सी स्पीड थी, एवरेज स्पीड थी। लेकिन जब आप गाड़ी में बैठे हो, आपका ध्यान बिल्कुल स्पीडोमीटर के ऊपर गया और आपने जो भी स्पीड देखी ऑन द स्पॉट, तो वो हमारे पास कौन सी स्पीड थी, आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड थी। सेम केस हमारे पास ये है कि आपने अभी पीछे पढ़ा किसके बारे में, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर आपने देखा, हमने 2 टाइम स्पेसिफाई किए थे, क्योंकि आपने डेफिनेशन में देखा था, और ए मतलब यही सेम था यहां तक, प्रोडक्ट एट विद टाइम और ए स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम। तो अब आपने देखा है कि आपने क्या करना है कि सेम जो आपने स्पीडोमीटर वाला था कि ऑन द पॉइंट, आपने जिस टाइम पे आपका ध्यान जो स्पीडोमीटर के ऊपर गया था, तो सपोज करो वो टाइम आपका ये था, क्या था, ये था। अब हम यहां से क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रा करेंगे। ये टाइम वाली एक्सिस या एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाएगी, एक एंगल। कौन सा एंगल हमें देखना है, ये कौन सा एंगल देखना है, ये थीटा। तो अब हमें क्या है, अगर मैं इससे बताना चाहूं तो क्या होगा, ये क्या निकलेगा आपका थीटा से, तो ये चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ लाइन। किसके बराबर है, स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप का क्या मतलब होता है कि आपकी जो टेंजेंट है वो कितनी झुकी है, उसने कितना एंगल बनाया है एक्स एक्सिस के साथ। तो स्लोप को आप मैथमेटिकल टर्म में किससे शो करते हो, एम से, और एम इज इक्वल टू क्या होता है, टेंजेंट थीटा। क्या होता है आपका, टेंजेंट थीटा। जैसे आपको थीटा की वैल्यू का पता चलेगा, आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके क्या निकाल लेंगे वहां से, स्लोप ऑफ लाइन,
स्लोप ऑफ लाइन क्या आ गया आपका? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या आ गया? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और इस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का आपको पता लग गया, टाइम चेंज का आपको पता है, तो उस टाइम पे आप क्या निकाल लेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। लेट्स सी, वी टेक एन एग्जांपल। तो क्या है, आपने एग्जांपल नोट करना है इसका। कई बार ये एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। तो इस टाइप से आपको कोई भी ग्राफ दिया होता है क्वेश्चन के अंदर, यहां पर आपका क्या हो गया? टाइम हो गया, और यहां पर क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये आपकी इस टाइप से लाइन, और ये आपकी ड्रा होती है टेंजेंट। ये सपोज करो इस पॉइंट से आई है, तो ये टाइम था उसका। क्या आ गया आपका? ये टाइम। बच्चा जो टाइम चेंज इन्होंने मान के चलते हैं, बहुत ही स्मॉल चेंज होता है वो। तो सपोज करो यहां पर उसने एंगल बना दिया कितना? 45 का। ये उसने एंगल दे दिया। कौन सा एंगल दे दिया? 45। अब आपको निकालना कौन सा है? ये आप कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे? मैथमेटिकल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। एक लाइन है, अगर इसमें कोई ऐसी लाइन है, ये आपका एंगल थीटा हो गया, और ये एंगल आपका कौन सा हो गया? फाई। तो मैं क्या बोलूंगा? थीटा प्लस फाई, दोनों का जो आपका समेशन ऑलवेज कितना आएगा? 180 डिग्री। तो यहां से आपका जो थीटा है वो कितना है? 45। आपको निकालना कौन सा है? फाई। तो ये फाई कितना हो गया? 180 डिग्री। फाई यहां से कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस का 45 डिग्री, दैट इज 135 डिग्री। तो ये हमारे पास फाई की वैल्यू कितनी आ गई? 135 डिग्री। तो अब हम क्या निकालेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन। जो अभी हमने देखा था वो क्या था? चेंज इन कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। और यहां पर आप थीटा की जगह क्या है? फाई। तो फाई का यूज लिखोगे यहां पर, क्या होगा? टेंजेंट कितना है हमारे पास? 135। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इट इज, इसकी वैल्यू आप निकाल दो तो कितना आता है? -1 आता है। कौन कितना आता है? -1। हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। एक दिन आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है वो हम जरूर लिखेंगे वीडियो के अंदर। तो अब हमने क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। वो क्या होगा? -Δr डिवाइड बाय ΔT। यहां पर माइनस का निशान पहले है, और यहां पर भी माइनस हो गया, तो माइनस माइनस ये ΔT की वैल्यू, ΔT नहीं हम यूज करेंगे इस केस में। मैं आपको बताता हूं क्या डी हम यूज करेंगे, वो हम क्यों करेंगे मैं अभी बताता हूं। ये हमारे पास कोई भी आपका आ गया टाइम चेंज आपका पॉजिटिव है, ऊपर वाली वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। यहां से जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी? आपकी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्या आएगी? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम एक डिफरेंस देखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर, कि कौन सा ज्यादा क्या है आपका यूजफुल है। क्या आपका कौन सा ज्यादा यूजफुल है? अभी हमने क्या करना है? डिफरेंस बिटवीन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अभी हमने क्या देखा है कि जो आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या आया था? -Δr डिवाइड बाय ΔT। और जो आपने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देखा था वो किसके बराबर आया था? माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट ए पर्टिकुलर टाइम चेंज। तो अब हमने क्या करना है कि अब हम पता करेंगे कि हमारे पास जो कौन सा मोस्ट जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम क्या करेंगे? हमारी है ना कुछ एक रिएक्शन की वैल्यू लिखते हैं, उसके बेस पर हम ये देखते हैं कि कौन सा हमारे लिए क्या रहेगा ज्यादा फायदेमंद रहेगा। सपोज करो हमारे पास ये रिएक्शन है 2N2O5 दैट इज कन्वर्टेड इनटू 4NO2 प्लस में O2। यहां पर मैं इसकी कुछ हाइपोथेटिकल वैल्यू लिखता हूं और टाइम लिखता हूं साथ में। टाइम यहां पर कितना है? इन सेकेंड्स। और यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन की बात करेंगे, किसकी? N2O5। टाइम जब 0 है, सपोज करो यहां पर इसकी कंसंट्रेशन है 1 पॉइंट, ये जो कंसंट्रेशन आप लिखेंगे किसके अंदर लिखेंगे? मोल पर लीटर के अंदर। टाइम 0 है तो यहां पर हमारे पास जो आपकी कंसंट्रेशन है वो हमने सपोज की कितनी है?
1 पॉइंट, ये एक्सपेरिमेंटल है डाटा, 10 की पावर माइनस का 2 मोल पर लीटर। जब हमने टाइम कितना ले लिया 10 सेकंड, ये वैल्यू सपोज करो 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 मोल पर लीटर। ये हमने वैल्यू लिख रखी है मोल पर लीटर में, तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और यहां पर हमने 20 के अंदर लिख लिया इसको 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। 30 सेकंड पे हमने इसके क्या लिख लिया 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस का। अब हम ये निकालते हैं क्या होगा, हमें ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं किस किस के बीच में, कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 और यहां पर क्या होगा आपका टाइम। ये हम क्या लिखेंगे, यहां पर टाइम आपका 0 है, फिर आपका 10, 20 सेकंड, 30 और आगे ऐसे चलता रहेगा। टाइम किसके अंदर आपका सेकंड। जब आपका टाइम 0 है, इसकी वैल्यू कितनी है उस हिसाब से हम देखेंगे। यहां पर हम वैल्यू लिख लेते हैं 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6 और ये हमारे पास कितनी होगी 1.8। जब टाइम 0 हमारे पास ये क्या हो गया, यहां पर ये वैल्यू होगी। टाइम 10 सेकंड है तो हमारे पास वैल्यू कितनी होगी 1.2। 20 सेकंड है तो कितना हो गया हमारे पास, ये मैं यहां पर रब कर देता हूं 1 मिनट के लिए ताकि हम पॉइंट क्लियर से सोच सकें। ये कितना है टाइम 20 सेकंड है तो कितना हो गया 0.8, ये था 0.8, तो ये हमारे पास टाइम 20 सेकंड। 30 पे हमारे पास कितना होगा, इसके बीच में आएगा तो ये होगा। तो मीन्स अब हम इन सभी पॉइंट को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ये इस टाइप से हमारे पास क्या आ जाएगी रिएक्शन। अब हमने क्या निकालना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये हमारे पास क्या आ गया, आपका ग्राफ आ गया। मैं वैल्यू यहां लिख लेता हूं, ये 1.0 है, ये 1.2 है, ये 1.4 है और यहां पर कितनी 1.6। ठीक है, ये आपका हमारे पास डाटा होगा। ये आपकी क्या होगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सपोज करो मान लिया मैंने जो टाइम t1 है वो कितना रख लिया 10 सेकंड और टाइम t2 है वो हमारे पास कितना होगा 20 सेकंड। तो चेंज इन जो टाइम है वो कितना आ गया t2 माइनस का t1 दैट इज 20 माइनस का 10, ये कितना होगा हमारे पास 10 सेकंड। इसी टाइप से मैं क्या निकालूंगा, चेंज निकालूंगा किसका, कंसंट्रेशन का, दैट इज R। ये किसके बराबर होगा R2। R2 हमारे पास यहां पर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो किसके बराबर होगी। देखो जब टाइम हमारे पास यहां पर क्या आएगा R2 नहीं, पहले जब टाइम t1 है तो क्या आएगा R1। तो टाइम ये हमारे पास कंसंट्रेशन होगी 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। जब टाइम t2 है तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो क्या आ जाएगी R2, वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर R2 माइनस का R1 निकालिए। R2 क्या है 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 माइनस ये कितना हो जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। तो यहां से कितना आ जाएगा माइनस 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। ये हमारे पास क्या आ गया, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कौन कौन से टाइम के बीच में 10 सेकंड टू 20 सेकंड। तो अब हमारे पास क्या है, चेंज इन टाइम ये है हमारे पास, चेंज इन टाइम दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया 10 सेकंड। तो हम क्या निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। इसको आप क्या बोलोगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि यहां पर हमने क्या कर रखा है, जैसे हमने डेफिनेशन में बताया था कि आपने जो चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम और ए स्पेसिफाइड टाइम, स्पेसिफाइड इंस्टेंट ऑफ टाइम में आपने देखना था। तो यहां पर क्या होगा, आप लिखेंगे क्या आएगा माइनस डेल्टा आर डिवाइड बाय डेल्टा टी। यहां पर माइनस एज इट इज है, चेंज इन कंसेंट्रेशन कितना है माइनस 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 डिवाइड बाय कितना है 10। ठीक है जी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 0.4 इंटू ये 10 की पावर माइनस 2 है, एक ही ऊपर चली जाएगी कितनी 10 की पावर माइनस का 3 मोल पर लीटर पर सेकंड। ये हमारे पास एवरेज रेट आया है। क्या है हमारे पास एवरेज रेट। तो मैं यहां पर इसको लिख देता हूं ताकि आपको फ्यूचर में याद रहे, क्योंकि हम कंपैरिजन करेंगे। ये जब टाइम हमारे पास कहां से था 10 टू 20 सेकंड था,
तो हमारे पास जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके बराबर आया था, यह आया था हमारे पास 0.4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब हमने क्या लिया, दूसरा टाइम स्लॉट लेंगे। क्या लेंगे, दूसरा टाइम स्लॉट। देखते हैं वो कौन सा है। ये हमारे पास वैल्यू थी यहाँ पर, ये 0 के केस में थी, 20 के केस में थी और ये 30 के केस में। अब हमने टाइम t1 को कितना रख लिया, 20 सेकेंड, और टाइम t2 को हमने कितना रख लिया, 30 सेकेंड। तो हम चेंज इन टाइम वही निकालेंगे, क्या होगा 30 माइनस का 20 कितना आ गया, 10 सेकेंड। ठीक है जी। अब हम क्या निकालेंगे, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R2। जब टाइम आपका T2 है कितना, 30 सेकेंड, तो कंसेंट्रेशन कितनी है 0.5 इंटू 10⁻², माइनस क्या आएगा R1। जब आपका टाइम 20 सेकेंड है तो आपकी कंसेंट्रेशन कितनी है 0.8 इंटू 10⁻², कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस 0.3 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर। ये क्या आ गया आपका चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हमने क्या निकालना है, एवरेज रेट। क्या निकालना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। वो आपको पता क्या, माइनस चेंज इन कंसेंट्रेशन कितना है माइनस 0.3 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय कितना है 10। तो यहां से जब हम वैल्यू निकालते हैं तो कितना आएगा 0.3 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। यहां से हमने देखा कि एवरेज रेट जब कितना था 10 to 20 था कितना 0.4 इंटू 10⁻³ और जब आपका टाइम जो कितना था 20 सेकंड टू 30 सेकंड है तो एवरेज रेट कितना है 0.3। इसका मतलब जैसे जैसे हमारे पास क्या होता है कि रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन डिक्रीज करती चलती है तो हमारे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करता चलता है, डिक्रीज करता चलता है। इसलिए केमिकल काइनेटिक्स के अंदर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। अभी हमने पीछे देखा था कि आपने इंस्टेंटेनियस जो रेट ऑफ रिएक्शन निकालना था तो क्या करना था आपने, सिर्फ और यहां से आपने किस कर्व के क्या डालनी थी, आपने टेंजेंट डालनी थी। यहां पर जो एंगल बनता था उसका आपने क्या लेना था, टेंजेंट। आपने भी पीछे देखा है। तो उस टाइप से आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आता है उस टाइम स्लॉट के अंदर। तो हम ये मान के चलते हैं कि वहां पर क्या रहेगा, लगभग कांस्टेंट रहेगा। ठीक है जी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है कि हम किस टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये क्या है, एक्सप्रेस रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे हम किसकी बात करेंगे सबसे पहले हमें बात करनी है आपकी एवरेज रेट, और जो ये तो सॉरी यहां पर क्या है, अभी हमने देखा कि किस टाइप से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एज कंपैरिजन टू एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। उससे पहले हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम किस टाइप से लिखते हैं, ये हम आपको पता ही है। यहां पर आ गया डेल्टा आर और ये क्या होगा आपका डेल्टा टी। अब आपने क्या देखना है, और इसी टाइप से आप क्या देखते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को आप किस टाइप से देखते हैं, माइनस डी आर डिवाइड बाई डी टी। अब हम कुछ यहां पर इनको शो करने के लिए हम डी का यूज क्यों करते हैं, डेल्टा का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है डेल्टा जो है वो लार्ज चेंज को शो करता है और डी है वो किसको शो करता है, स्मॉल चेंज को। अब आप ये बात जो हम मैथमेटिकल समझेंगे, सुपोज करो आपकी लाइन है, इसकी डिस्टेंस जो है कितनी है, एक्स है, एक्स मीटर है, सेंटीमीटर है, जो भी आपको सुटेबल लगे वो देना। अगर सुपोज करो एक्स का मैंने क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया। एक्स का जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है, डीएक्स। तो इसका मीनिंग क्या है कि हमने इस लाइन को बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट के अंदर क्या कर लिया, तोड़ दिया। ये जो पार्ट्स हैं आपके कौन कौन से हैं, डीएक्स, डीएक्स और ये भी आपका क्या हो गया, डीएक्स। मीन्स ये आपकी पूरी बड़ी लाइन थी, इसका हमने डिफरेंशिएशन किया तो आपने क्या कर दिया, इसमें बिल्कुल स्मॉल स्मॉल पीसेज में इसको क्या कर लिया, तोड़ लिया। तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है ये कि मीन्स आपने बिल्कुल स्मॉल स्मॉल आपने क्या किया, वहां पर उसको पीसेज में तोड़ दिया।
तो इसलिए डी का मतलब क्या है कि जहां पर आपका क्या हो, स्मॉल टाइम गैप हो, बिल्कुल स्मॉल टाइम गैप हो, मीन्स हमें ये लगे कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है जी। तो अब हमने जब dx ले लिया तो आप कहोगे कि मतलब ठीक है, लाइन को आपने वो कर दिया, तोड़ दिया, तो dx हो गई। अगर मैं इन सभी dx का जितने भी हमारे इसमें से पार्ट बने थे उनका इंटीग्रेशन कर दूं, कहां से, 0 से x, तो ये वापस किस में आ जाएगा, x में। मेन डिफरेंशिएशन का मतलब होता है आपने एक बड़ी लाइन को किस में तोड़ दिया, छोटे छोटे पार्टिकल में। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि आपने छोटे छोटे पार्टिकल को जोड़ के क्या बना दी, एक बड़ी लाइन बना दी। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं हमारा जो टॉपिक है इसी के बारे में कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये डेल्टा आर है, ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। अगर मैं इसकी लिमिट, वही जो अभी हमने डिफरेंशिएशन के अंदर देखा था कि बिल्कुल भी मान के चले कि बिल्कुल जो टाइम है वो बहुत ही कम है, 0 के बराबर पहुंचने वाला है, तो उसको उस केस में जो एवरेज रेट है वो आपका किस टाइप से रिप्रेजेंट हो जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट। तो मीन इसलिए हम क्या करते हैं, आपका जो लिमिट एक्सटेंड टू टाइम डेल्टा टी अगर अप्रोचेस टू 0 करती है तो आपका क्या जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम आगे देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन किस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए। सपोज करो मैं सबसे पहले ऐसी रिएक्शन लेता हूं जिसके सभी स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हो, सेम हो। जैसे ये हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को। क्या सपोज किया हमने, यहां पर एक ऐसी रिएक्शन लेनी है PCl5 दैट इज डिसोसिएटेड इनटू PCl2 प्लस में Cl2। ठीक है जी। तो यहां पर आपने देखा सभी के स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, सेम है। स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के अंदर जितने नंबर ऑफ मोल स्पीशीज के रिएक्ट करते हैं, जितने बनते हैं, जो आपके कांस्टेंट वैल्यू आती है, मैथमेटिकल टर्म आती है, वो क्या होते हैं, आपके स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं। यहां पर आपने देखा सभी का क्या है, 1 है। तो अगर इस केस में हम क्या करते हैं, यहां पर हम देखेंगे रेट ऑफ रिएक्टेंट है तो लगातार क्या होती चलेगी इसकी कंसंट्रेशन, डिक्रीज। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ क्या है, PCl5। इसको क्या लिखोगे, माइनस का निशान है क्योंकि रिएक्टेंट है, ये डी लगा लो, यहां पर क्या होगा डी, और यहां पर क्या हो जाएगा PCl5 डिवाइड बाय टाइम टी। सेम अब रेट ऑफ क्या, PCl3 यहां पर क्या आएगा, सॉरी यहां पर क्या आएगा PCl3, यहां पर क्या होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस या फॉर्मेशन, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ऑफ किसका हमने बात की है, PCl3। तो क्या आएगा इसके अंदर, तो आपने क्या लिखना है, प्रोडक्ट है तो इसलिए पॉजिटिव निशान आएगा, तो क्या होगा हमारे पास डी PCl3 डिवाइड बाय डी। अब हमने क्या निकालना, लास्ट बच गया हमारे पास रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ किसका है, ये हमारे पास बच गया Cl2, उसको क्या हम क्या लिखेंगे, माइनस डी, सॉरी पॉजिटिव आएगा Cl2 डिवाइड बाय डी। ठीक है जी। तो अब आपने क्या देखना है कि देखो तीनों केस में चाहे आप PCl5 की कंसंट्रेशन नोट कर लें, PCl3 की नोट कर लें, और क्या आ गया आपका Cl2, तो ये आपका जो तीनों से हमारे पास क्या रही है, लगभग इक्वल वैल्यू है। तो मीन्स कहने का मतलब अगर हम इसको थ्रू आउट रेट ऑफ रिएक्शन को शो करें, क्या करें, शो करें, तो किस टाइप से शो करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, इसके केस में आपने अभी देखा था PCl5 डिवाइड बाय डेल्टा टी। यहां पर क्या हो जाएगा, तो डेल्टा ये यूज कर लो, यहां पर क्या हो गया PCl3 डिवाइड बाय डेल्टा टी, यहां पर डेल्टा Cl2, यहां पर डेल्टा टी। या ऐसे भी आप शो कर सकते हैं, PCl5 ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी, डी PCl3 dt, यहां पर क्या होगा आपका डी Cl2 बाय।
कि कहने का मतलब जब हमारे पास ऐसी रिएक्शन हो, केमिकल रिएक्शन जिसकी स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट सेम हो, तो हमें एक्सप्रेस करने में क्या नहीं आई, कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो मींस यहां पर इस टाइप की रिएक्शन, आपने रेट ऑफ रिएक्शन को इस टाइप से एक्सप्रेस किया है, तो आपको ये वैल्यू दे दे तो भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट आ रहा है, ये वैल्यू दे दे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट आ रहा है, और ये दे दे तो भी क्या आ रहा है, आपका रेट ऑफ रिएक्शन बराबर है। तो नेक्स्ट जब हम बात करते हैं इस टाइप की रिएक्शन की जहां पर आपके स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या ना हो, बराबर ना हो, तो उस केस में हमें क्या करना है। देखिए यहां पर आपने लेके चलना है, मान लिया N2 प्लस में 3H2 दैट इज कन्वर्टेड इनटू 2NH3। ठीक है जी, क्या मान लिया, 12। सपोज करो ये आपका कितना है, 40 है। कितना है आपका ये 40 का 3 टाइम ये कितना हो जाएगा 120, और ये 2 कितना हो गया 80। क्या हो गया 80। सपोज करो हम मान के चल रहे हैं जस्ट वैसे बेसिकली ये हमने मान लिया कि 40 ग्राम है, ये कितना आपका 120 ग्राम है, ये कितना है 80 ग्राम है। तो हम क्या निकालेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। क्या लिखेंगे, माइनस DN2 डिवाइड बाय dt। अब इसी टाइप से रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, ये क्या होगा, माइनस DS2 डिवाइड बाय dt। अब ये हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, ये हम किस टाइप से लिखेंगे, माइनस का DNH3 डिवाइड बाय क्या आ गया dt। तो आप देखो जो चेंज इन कंसंट्रेशन है, जो नाइट्रोजन की जो हमारे पास क्या होगा, कितनी चेंज हो सकती है 40 ग्राम, हाइड्रोजन की 120, और इसकी कितनी होगी, इसकी कितनी बनेगी 80। टाइम स्लॉट आप बराबर लेके चलिए, ये 80 है, ये 120 है, और ये कितना आ गया आपका 40। मींस तीनों की तीनों चीजें हमारे पास क्या नहीं आई, सेम नहीं है। तो उस केस में अगर हमें क्या लेके आना है, इनको सेम लेके आना है। ये कितना है 40, यहां पर अगर मैं इसको किससे डिवाइड कर दूं, 3 से डिवाइड कर दूं, और इसको कितने से कर दूं 1/2। तो ये भी कितना आ गया 40, ये भी कितना है 40, ये भी कितना है 40। कहने का मतलब तीनों की तीनों वैल्यू क्या आ गई, सेम। तो किसके बाद आई है, डिवाइड करने के बाद। कौन कौन सी जो हमारे पास नंबर थे, 2 क्या है NH3 का स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, और 3 क्या है H2 का स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो अब हमारे लिए इस टाइप की जो रिएक्शन है उसका रेट अगर हमने एक्सप्रेस करना है सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फॉर्म में एक आइडेंटिकल वैल्यू निकालने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन की, तो हमें क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर क्या होगा, माइनस DN2 डिवाइड बाय dt, क्योंकि यहां पर हमने क्या है एक ही है। अब आगे क्या होगा, वहां पर कितने से डिवाइड किया था 1/3, ये भी माइनस DS2 डिवाइड बाय dt, और यहां पर क्या आ जाएगा 1/2 DNH3 डिवाइडेड बाय dt। तो हमें पता चला कि हमने जो ये 2 और 3 से डिवाइड करने के बाद एक आइडेंटिकल वैल्यू है, क्योंकि हम जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या ही होगी, आइडेंटिकल होगी एट ए पर्टिकुलर टाइम। तो अब हमने देखा कि हमने किससे डिवाइड किया, इनके स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आइडेंटिकल वैल्यू आ जाती है किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन की। तो अब हम इस चीज को क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं। क्या करते हैं, जनरलाइज। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपको जो भी एग्जाम के अंदर जो न्यूमेरिकल पोर्शन या मतलब इसको सोल्व करने के लिए कोई भी इक्वेशन सपोज करो आपको ये दे दी N2O5 दैट इज कन्वर्टेड इनटू NO2 प्लस में O2। अब ये पूछ ले कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन आपने क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो मोस्टली स्टूडेंट हमारे पास क्या कर देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेंगे, माइनस DN2O5 डिवाइड बाय dt माइनस DNO2 डिवाइड बाय dt, और यहां पर क्या ये पॉजिटिव आएगा, यहां पर तो यहां पर क्या होगा DO2 डिवाइड बाय। तो मींस इस टाइप से जब हम रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो गया, रॉन्ग आंसर, गलत।
तो हमें इसको सबसे पहले सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां से 4 से। अब अगर मैं इसको क्या करता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन इसका एक्सप्रेस करूंगा, फार्मूला वही है, क्या है, -1/2 इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। 1/4 प्रोडक्ट है ये, तो पॉजिटिव निशान आएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका, ये 1 ही है, तो ये DO2 डिवाइड बाय D। ठीक है जी। तो इस टाइप से आपने क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, इसको जनरलाइज लिख लेते हैं। आप जनरलाइज जो है इस टाइप से इसको नोट डाउन करो। सपोज करो आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन है, ये AA प्लस BB दैट इज कन्वर्टेड इनटू CC प्लस में D। सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो यहां पर जो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, आपकी जो केमिकल रिएक्शन है, आपने सबसे पहले उसको क्या करना है, बैलेंस करना है। और बैलेंस करना आपने रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर अच्छे तरीके से सीखा हुआ है। तो ठीक है, तो यहां से हमने जो जनरलाइज रेट ऑफ रिएक्शन हम किस टाइप से लिखेंगे, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम नीचे लेंगे। ये हो गया हमारे पास DA डिवाइड बाय DT, यहां पर क्या होगा, -1/B DB डिवाइड बाय DT। प्रोडक्ट में पॉजिटिव सिंबल आएगा, यहाँ पर DC डिवाइड बाय DT, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/D D, ये इसके। ठीक है जी। तो अब हमारे पास कोई भी रिएक्शन आए उसको पहले बैलेंस करो, इस टाइप से आप क्या करो, रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करो। अब आप सोचोगे कि इसके ऊपर सर ने इतना जोर क्यों दे रखा है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कई बार एग्जाम में दे दिया जाता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। आपसे क्या पूछ सकता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ C, कुछ भी पूछ सकता है। मीन्स कहने का मतलब आपको एक वैल्यू देगा, वहां से रेट ऑफ रिएक्शन भी पूछ सकता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, यहां से आप इजिली निकाल सकते हैं। तो अब हम यहां पर क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेके इसको करके देखते हैं, हाँ किस टाइप से क्या क्या क्वेश्चन यहां से क्रिएट हो सकते हैं। वही हमने रिएक्शन ले ली, सपोज करो यहां पर N2O5 4NO2 प्लस में O2, ये बैलेंस्ड है ऑलरेडी। तो इसमें दे दिया हमें रेट ऑफ अपीयरेंस, क्या दे दिया, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2, वो किसके बराबर दे दिया, 4 × 10⁻³ यूनिट के ऊपर आपने जरूर ध्यान देना है कि यूनिट जब आप देखोगे तभी आपको पता चलेगा भाई दे क्या रखा है। अगर यहां पर मोल पर लीटर दे रखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या दे रखी है, कंसंट्रेशन दे रखी है। आपको पता मोल पर लीटर पर सेकंड दे रखा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या दे रखा है, रेट दे रखा है। तो हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करेंगे तीनों की फॉर्म में। एक रिएक्टेंट है, दो आपके प्रोडक्ट है, यहां से क्या आएगा, -1/2 DN2O5 डिवाइड बाय DT, यहां से क्या आएगा, 1/4 DNO2 डिवाइड बाय DT, और यहां से क्या आ गया आपका DO2 डिवाइड बाय DT। अब आपको पता है क्या दे रखा है इसने, यहां पर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2, ये चीज दे रखी थी। तो हमें इससे पूछा जा सकता है कि आपने क्या निकालना है, अपीयरेंस ऑफ NO2। अब आप अपीयरेंस ऑफ NO2 किस टाइप से निकालेंगे, 1/4 DNO2 डिवाइड बाय DT, ये किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि सभी बराबर है, इसकी वैल्यू आप यहां से पुट कर दो, 4 × 10⁻⁻3। अब ये वैल्यू आपने निकालनी है, तो आप किस टाइप से निकालेंगे, DNO2 डिवाइड बाय DT, 4 से क्या हो जाएगी, 4 × 4, ये क्या होगी, मल्टीप्लाई 16 × 10⁻³ मोल पर लीटर। ठीक है जी। इसके बाद ये भी पूछ सकता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, वो भी आप इसी टाइप से निकालेंगे। अब आपसे क्या पूछ सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। बच्चे कई बार क्या करते हैं, रिएक्शन लिखेंगे फिर ये एक्सप्रेस करेंगे। आपको पता है यहां पर O2 क्या है, आपका सिंगल है, तो मींस अगर इसका रेट ऑफ अपीयरेंस दे रखा है तो सीधी बात है यही क्या दे रखा है, आपका रेट ऑफ रिएक्शन। आपने फोकस करना है कि जहां पर अगर सिंगल है और उसी की अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस दे रखी है, वही क्या आपका रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी। तो इस टाइप से हमारा ये टॉपिक यहां पर होता है कंप्लीट। आज हमने जो डिस्कस किया है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में,
एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और हमने लास्ट में डिस्कस किया है कि हम रेट ऑफ रिएक्शन को किस टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अभी हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था ये आज की उसकी पहली डीपीपी है, डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस। आज हम 2 प्रॉब्लम है आपके पास। वीडियो देखने के बाद इन दोनों को सोल्व करके इनका जो भी आपका आंसर आता है वो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, हम आपका चेक करके बता देंगे आपका जो आंसर है वो ठीक है या गलत है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ठीक है भाई, कंटिन्यू देखना पड़ा, कड़ा कड़ा ही करना होगी सर।